स्टार्ट करूँगा। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Ansa Benazir and my topic is Basics of Low Vision and its Management. In today's session, we will be able to understand what is low vision और what are the different causes of visual impairment, कौन कौन सी diseases हैं जिसमें हमारे पास low vision के patients आते हैं, फिर कौन कौन से steps हम assessment के करते हैं, magnification के कौन कौन से formulas हैं, relative distance magnification, relative size magnification, angular magnification, transverse magnification कहाँ पे use करेंगे, EVD और EVP किस तरह से calculate करते हैं और फिर low vision devices को हम लोग थोड़ा briefly इसको discuss करेंगे आज. So, according to WHO, a person with low vision is one who has impairment of visual functioning even after treatment or standard refractive correction. अगर पेशेंट की ट्रीटमेंट सारी पॉसिबल ट्रीटमेंट आई की हो गई हैं और उसका स्टैंडर्ड रिफ्रैक्टिव करेक्शन भी हम लोगों ने इसकी कर दिया, लेकिन उसके बावजूद उसकी विजुअल एक्टिविटी लेस देन 618 है, इसके बावजूद उसकी विजुअल एक्टिविटी लेस देन 618 टू लाइट परसेप्शन है, दिस पेशेंट इज कंसीडर्ड एज लो विजन पेशेंट. इसके अलावा इसका दूसरा पार्ट है विजुअल फील्ड लेस देन 10 डिग्री टू फ्रॉम द फिक्सेशन पॉइंट. तो फिक्सेशन पॉइंट तो वो टारगेट हो गया जो हमने पेशेंट को दिया है, एंड विजुअल फील्ड उस फिक्सेशन पॉइंट या उस टारगेट के अराउंड जितना भी एरिया आए देख सकती है उसको हम विजुअल फील्ड कहते हैं. If the patient has visual field less than 10 degree from the point of fixation या उसकी best corrected visual acuity less than 618 है, so these patients are considered as low vision patients. लो विजन की कॉजेज जो हैं उनको हम लोग या तो कंजेनिटल आई डिजीजेस हैं या इनहेरिटेड हैं और या एक्वायर्ड डिजीजेस हैं. कंजेनिटल डिजीजेस में हमारे पास एल्बिनिज्म आ रहा है, कैटरेक्ट कंजेनिटल कैटरेक्ट आ रहा है, कंजेनिटल ग्लूकोमा है, एक्रोमेटोप्सिया है. आप लोग देख सकते हैं इस बच्ची को पिक्चर में, इसका ब्लिफसलमस है और इसके फादर की भी सेम कंडीशन थी जिसको बाद में कार्डियल इनकी ओपेसिटीज भी आ गई हैं और इनकी बाकी फैमिली में भी ऑलमोस्ट सारे बच्चों की ये कंप्लेंट्स हैं. तो ये फैमिलीज में रन कर रही होती हैं कुछ डिजीजेस. इनहेरिटेड डिजीजेस में रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा आ जाती है, ऑप्टिक एट्रोफी है, स्टारगार्ड डिजीज है. एक्वायर्ड डिजीजेस वो हैं जो एट द बर्थ प्रेजेंट नहीं होती हैं लेकिन आफ्टर बर्थ डेवलप आफ्टर बर्थ हो जाती हैं. फॉर एग्जांपल ग्लाकोमा है, आई इंजरी है किसी भी रीजन से, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी हो गई, सेरेब्रल या कॉर्टिकल विजुअल इम्पेयरमेंट. अभी अगर बच्चे का या न्यूनेट का सेरेब्रम डेवलप नहीं हुआ हुआ है तो अगर उसका रेटिना लाइट इम्पल्स भेज भी रहा है फिर भी उसको इंटरप्रिटेशन नहीं हो सक रही होती है. कंजेनिटल आई डिजीजेज में हम लोग डिस्कस करेंगे पहले एक्रोमेटोप्सिया, जो कि एब्सेंस ऑफ कोन फंक्शनिंग कोन्स की वजह से होती है. ये एक नॉन प्रोग्रेसिव हेरिडिटरी विजुअल डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट की कलर विजन अफेक्टेड होती है, उनको बहुत ज़्यादा लाइट सेंसिटिविटी और निस्टैग्मस की कंप्लेंट्स और ब्लरी विजन की कंप्लेंट्स के साथ आते हैं. नेक्स्ट है हमारी एल्बिनिज्म. एल्बिनिज्म में टोटल और पार्शियल लॉस ऑफ पिगमेंट्स है इन द आई, स्किन एंड हेयर, और जो विजुअल एक्टिविटी है पेशेंट की या बच्चे की पेशेंट्स की डिपेंड करती है फोवियल अंडर डेवलपमेंट ऑफ द फोविया. इसमें फोवियल हाइपोप्लेजिया होता है और जितना डिग्री ऑफ फोवियल हाइपोप्लेजिया होगा या अंडर डेवलपमेंट होगी इतनी पेशेंट की विजुअल एक्टिविटी लेस होती है. इसमें पेशेंट आते हैं कंप्लेंट के साथ ब्लड विजन की, हेजी विजन, उनकी डिस्टेंस विजन ज़्यादा ख़राब होती है, नियर विजन बेटर होती है और उनकी पेडेस्ट्रियन मोबिलिटी होती है, उनको रास्ता अपना नज़र आता है उनको, क्योंकि इनके विजुअल फील्ड्स नहीं ख़राब होते हैं, विजुअल फील्ड इनका बेटर होता है तो इनको रास्ते में चलते हुए इतना मसला नहीं हो रहा होता. इसके अलावा कुछ मीडिया की ओपेसिटीज़ हमारी अगर आ गई किसी भी वजह से, उसका कॉर्निया या कैटरेक्ट, अगर लेंस पे अगर उसका कैटरेक्ट है या कॉर्नियल ओपेसिटीज़ हैं या एम्ब्लायोपिया हुआ है तो ये पेशेंट्स लो विजन की कैटेगरी में आ जाते होते हैं. नेक्स्ट हमारे पास ये ROP है. दिस इज़ एक्वायर्ड डिजीज़ क्योंकि एट द बर्थ नहीं होती है, पैसेज ऑफ टाइम जैसे उस बच्चे की ग्रोथ होती है 4 मंथ्स 4 वीक्स आफ्टर बर्थ से ये स्टार्ट हो जाती हैं. Retinopathy of prematurity is potentially blinding disease caused by abnormal development of retinal blood vessels in premature infants. जिन बच्चों की बर्थ जेस्टेशनल एज 32 वीक्स से पहले हो जाती है और उन लोगों का उन बच्चों का वेट या उन न्यूनेट्स का वेट जो 1500 पाउंड्स से कम हो, तो उनमें जो रेटिनल वेसल्स हैं वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुए होते हैं और एसरेटर तक नहीं पहुंचे होते हैं, जिसकी वजह से उसमें न्यूवेस्कुलाइजेशन हो जाती है, ब्लीडिंग हो जाती है, ट्रैक्शन एंड
रेटिना डिटैचमेंट के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लाइंडिंग कॉज होता है। इट इज़ एडवाइस कि हर बच्चा जो प्री मेच्योर बच्चा है उसको, इफ अगर वो 32 वीक्स के ऊपर उसकी बर्थ हुई है तो 4 वीक्स ऑफ उसकी लाइक 1 मंथ पे जब उसकी एज हो जाती है, उसको लाजमी उसकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए, आरओपी स्क्रीनिंग होनी चाहिए, ताकि उसकी ब्लाइंडनेस खुदा ना खास्ता अगर चांसेस हैं तो उसको प्रिवेंट कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं डिजीजेज जो मैकुला की हैं या रेटिना की, जो ऐसी डिजीजेज है जिसमें सेंट्रल विजन पेशेंट्स की अफेक्टेड होती है। सेंट्रल विजन हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब इट्स व्हेन वी यूज़ इट, जब हम किसी चीज़ को देख रहे होते हैं, लाइक किसी के फेस रिकॉग्निशन के लिए डायरेक्टली जिस चीज़ को हम लोग पॉइंट कर रहे होते हैं, तो ये हमारी सेंट्रल विजन है। और जब हमें ऑफ द एज या अराउंड द एज हमें कोई चीज़ देखनी होती है, तो उसको हम अपनी पेरिफेरल विजन कह रहे होते हैं। तो पेरिफेरल विजन हमें ज़्यादातर रोड क्रॉसिंग में, अगर हम लोग सामने देख रहे हैं लेकिन हमें साइड से नज़र आ रहा है कि कार्स हैं या कुछ जो भी चीज़ हमें अप्रोच कर रही है, वो हमारी पेरिफेरल विजन हो जाती है। और सेंट्रल विजन में कंप्लेंट्स आती हैं, उनको रीडिंग की कंप्लेंट आ रही है, क्योंकि जिस चीज़ को वो फोकस करना चाह रहे हैं तो वो उनको नज़र नहीं आ रही। जो डिजीजेज सेंट्रल विजन कॉज करती हैं मोस्टली वो मैकुलर डिजेनरेशंस या डिस्ट्रोफीज की वजह से होती हैं। तो हमारे पास उसमें एएमडी है, स्टारगार्ड्स डिजीज़ है, और ये विटेलोफॉर्म डिजीज़ है। थोड़ा थोड़ा सा हम लोग इन डिजीज़ के बारे में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम है, इसमें हम डिटेल में नहीं जा सकते हैं। एएमडी जो है, इसकी 2 टाइप्स हैं हमारे पास, ड्राई एएमडी है और वेट एएमडी है। ड्राई एएमडी में हमारे पास ड्रूजन्स आते हैं मैकुला के ऊपर, और इसकी साइज ऑफ ड्रूजन और इसकी लोकेशन ऑफ ड्रूजन के ऊपर इसको डिवाइड किया जा सकता है 3 डिफरेंट टाइप्स में। जो हमारी वेट एएमडी है, इसमें न्यूवेस्कुलाइजेशन हो जाती है, जिसकी वजह से एक्सोडेट्स लीक होते हैं, फ्लूइड और हेमरेजेस होते हैं, फिर उनको ट्रीट करते रहते हैं। अगर उसकी वजह से स्कारिंग या फाइब्रोसिस हो जाता है तो पेशेंट की सेंट्रल विजन अफेक्ट हो जाती है। दोनों में पेशेंट की सेंट्रल विजन अफेक्ट होती है। ड्राई एएमडी में तो हम स्ट्रेट अवे उसको लो विजन के ऊपर चले जाते हैं। वेट एएमडी में हम पहले उसकी ट्रीटमेंट का वेट करते हैं। उसकी ट्रीटमेंट के साथ साथ उसकी अगर स्कारिंग वगैरह हो गई और पेशेंट को नीड है अपनी नियर विजन डिवाइसेस की या डिस्टेंस की, तो उसको दे देते हैं, लेकिन पहले उसकी ट्रीटमेंट के ऊपर उसको फोकस करते हैं कि उसकी ट्रीटमेंट होती रहे। नेक्स्ट स्टारगार्ड डिजीज है, बच्चों में ज़्यादातर देखी जा रही है। Generally refers to the group of inherited disease causing light sensitive cells in the inner back of the eye retina to deteriorate, particularly in the eye of the area of the macula where the fine focusing occurs. Central vision loss occurs while peripheral vision is usually better. तो मैकुला affected है, यहाँ पे इसकी accumulation हो रही है, और इस वजह से उसका सेंट्रल विजन इन बच्चों की भी या इन पेशेंट्स की भी अफेक्टेड होती है। कलर विजन इनकी विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं उनकी कलर विजन अफेक्ट हो जाती है। जब वो छोटी एज में आते हैं तो मोस्टली इनकी कलर विजन अफेक्टेड नहीं होती और नियर विजन भी बेटर होती है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम कलर विजन भी, अगर एडल्ट्स आते हैं तो कलर विजन भी अफेक्ट हो जाती है और उनकी नियर विजन भी अफेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट है बेस्ट डिजीज या विटेलोफॉर्म डिजीज। ये भी मैकुलर डिस्ट्रॉफी है, is an irregular autosomal dominant eye disorder which can cause progressive vision loss. Vitelliform macular dystrophy causes a fatty lipofuscin to build up in the cells underlying the macula. The RPE also degenerates. The abnormal accumulation of this substance can damage the cells that are critical to clear central vision. As a result, people with these disorders often lose their central vision and may experience metamorphosis. Metamorphosis patient आता है complete के साथ कि उनको straight line टेढ़ी नजर आ रही है, या जब वो किसी चीज को देखना चाह रहे हैं तो उसका कोई एक एज छोटा बड़ा या माइक्रोप्सिया है या कुछ कोई भी कंप्लेंट इस तरह की जिसमें उनको स्ट्रेट लाइन जो है या जो कि रीड कर रहे हैं तो वो कहीं से टेढ़े मेढ़े नजर आ रहे हैं। Vitelliform macular dystrophy does not affect side vision and or the ability to see at night. इनकी नाइट विजन भी बेटर होती है और इनकी पेरिफेरल विजन भी बेटर होती है। अब कुछ डिजीजेस हैं जिसमें जिन जिन एरियाज पे स्कोटोमा, जिन जिन जो जो एरियाज इफेक्टेड हैं, जहाँ जहाँ पे लीजन्स हैं, वहाँ वहाँ की उसको स्कोटोमास बनेंगे। टॉक्सोप्लाज्मोसिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस डिजीजेस हैं जहाँ पे आपके रेटिना पे लीजन्स मिलेंगे। जिस जिस जगह पे लीजन्स होंगे वहाँ वहाँ की आपकी विजुअल एक्टिविटी खराब होगी। डायबिटिक रेटिनोपैथी जो है
इसमें आपके रेटिना के changes in retina of eye occur over time in the people who have diabetes. The walls of the blood vessels start to break, leaking blood around them. लीकेज हो जाता है, फिर उनकी फोटोकोगुलेशन की जाती है और इन सारी जो सारे इनके प्रोसेस है इसकी वजह से इसका लॉस ऑफ सेंट्रल विजन हो जाता है, विजुअल फील्ड भी अफेक्टेड हो जाता है क्योंकि जहाँ जहाँ पर इसको प्रॉब्लम है, जहाँ जहाँ लीजन बना हुआ है, जहाँ पर इसको मसला है, वहाँ वहाँ से इसको स्कोटोमास डेवलप हो जाते हैं। अच्छा, अदर कुछ डिजीजेज हैं जैसे केराटोकॉनस होगी, रेटिनल डिटैचमेंट एंड ग्लोकोमा। केराटोकॉनस प्रोग्रेसिव डिजीज है, विजुअल फील्ड इसमें आपके डिफेक्टेड नहीं होते हैं, स्टारबस्ट अराउंड द लाइट रहता है और मोनोकुलर डिप्लोपिया होता है, इम्प्रूव हो जाते हैं ये भी उसके साथ। लेकिन ज़ाहिर है इनके हमारे पास और भी दूसरे ऑप्शन है केराटोकॉनस के लिए। पहले उसका हार्ड कॉन्टैक्ट लेंस वगैरह ट्राई करवाएं, अगर वो नहीं होते हैं उसके बाद एलवीडीज पे जाना चाहिए। रेटिनल डिटैचमेंट डिपेंड करती है, अगर पेशेंट का मैक्यूला इन्वॉल्व नहीं है तो थोड़ी बहुत उसकी लो विजन डिवाइस से इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। कंप्लेंट उनकी भी माइक्रोप्सिया की, इम्पेयर्ड कलर विजन की, विजुअल फील्ड इनका सबसे ज़्यादा इनका विजुअल फील्ड लॉस होता है, फोटोफोबिया और ग्लेयर की कंप्लेंट होती है। अगर मैक्यूला इन्वॉल्व होगा तो फिर तो हम लोग एलवीडी के साथ इनका कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ग्लोकोमा जो है इसमें डिक्रीज विजुअल एक्टिविटी है, निस्टैग्मस है, स्ट्रैबिस्मस की कंप्लेंट्स हैं, फोटोफोबिया, लॉस ऑफ विजुअल फील्ड एंड ग्लेयर की प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, ये सारी डिजीजेस थी, बल्कि ये बहुत कम डिजीजेस थी जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। इसके बाद हम लोग फ्लो चार्ट देखेंगे जिसमें हम लोग पेशेंट को असेस किस तरह से करेंगे। पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, विजुअल एक्टिविटी लेंगे, फिर उसकी डिस्टेंस विजुअल एक्टिविटी में उसकी बाइनोकुलर सिंगल विजन, उसके ओकुलर मोटिलिटीज वगैरह सारा कुछ चेक करेंगे। नियर के लिए उसकी विद एंड विदाउट इल्यूमिनेशन उसकी विजुअल एक्टिविटी लेंगे। कलर विजन चेक करेंगे, विजुअल फील्ड्स चेक करेंगे पेशेंट के, क्योंकि विजुअल फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर पेशेंट का विजुअल फील्ड बहुत रिस्ट्रिक्टेड है तो हम उसको बहुत ज़्यादा कोई मैग्नीफिकेशन नहीं देंगे। एंड ग्लेयर एंड कंट्रास्ट सेंसिटिविटी, तो कंट्रास्ट सेंसिटिविटी जो है ये एबिलिटी है डिस्टिंग्विश बिटवीन सिमिलर टाइप्स या सिमिलर कलर की ऑब्जेक्ट्स। लाइक एक वाइट कप में आपने दूध डाला है तो उसको पेशेंट को जिसकी कंट्रास्ट डिक्रीज है उसको तो नहीं, उसको तो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकेगा। तो ये चीज़ें हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ब्रीफली। हिस्ट्री थोड़ा सा मैंने इसको डिटेल में रखा हुआ है क्योंकि जब हम लोग किसी पेशेंट को एग्जामिन करते हैं तो हमें ज़्यादातर तो उसकी हिस्ट्री से ही पता चल रहा होता है। डायग्नोस्ट केस आते हैं हमारे पास, लेकिन हमें मोस्टली उनकी हिस्ट्री से ही पता चल रहा होता है कि उनकी कंप्लेंट क्या है। असल में विजुअल लो विजन है ये सिर्फ रिहेबिलिटेशन है, हम लोग ट्रीट नहीं कर रहे हैं उसको, जो उसकी रिमेनिंग विजन है उसको यूटिलाइज करवा रहे हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि पेशेंट की कंप्लेंट क्या है और पेशेंट कर क्या रहा है, उसकी जॉब क्या है या उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से हम फिर उसको देख रहे होते हैं। तो फर्स्ट हम उससे मेन कंप्लेंट पूछेंगे, उसके सिम्टम्स रिव्यू करेंगे, जैसे वो क्लिनिक में एंटर होते हैं जिस तरह से आपके पास आ रहा होता है, उसकी गेट और उसकी चीज़ों को टच करने का सारा कुछ देखना होता है। एसोसिएटेड सिम्टम्स आपने उसके देखने होते हैं, उसको फोटोफोबिया है कि नहीं है, डिम लाइट में उसकी विजन कैसी है, ब्राइट लाइट में उसकी विजन कैसी है, नाइट विजन की कंप्लेंट तो नहीं है, नाइक्रोटोपिया, मेटामॉर्फोसिस, यही कुछ चीज़ें टेढ़ी मेढ़ी तो नजर नहीं आ रही। स्कोटोमास, जब वो कुछ रीड कर रहे हैं तो एग्जैक्टली जिस चीज़ को वो फोकस कर रहे हैं तो उसी में तो नहीं उसको स्कोटोमा हो रहा है, क्योंकि स्कोटोमा में मोस्टली जो पेशेंट को कंप्लेंट ज़्यादा होती है, बच्चों को राइटिंग की कंप्लेंट्स आ रही होती हैं, उनकी मिस्टेक्स आ रही होती हैं, और बड़ों में तो फिर किसी को रीडिंग रिसाइटेशन कुरान पाक रिसाइट कर रहे हैं या कोई चेक वगैरह लिख रहे हैं तो कह रहे हैं हमें तो अपना सिग्नेचर का जहाँ पे लाइन लगी हुई है वही नज़र नहीं आ रही होती। लाइट एडेप्टेशंस जो हैं आपकी पेशेंट की, आरपी के पेशेंट की बहुत ज़्यादा लाइट एडेप्टेशन होती है, जब आप उसको टाइम दे देते हैं उनकी विजन बहुत बेटर हो जाती है। जैसे वो फर्स्ट आते हैं उनकी बहुत कम विजन होती है और जब आप उनको टाइम देते हैं उनकी लाइट एडेप्ट वो हो जाती है उनकी, क्योंकि वो स्लोली अडॉप्ट करते हैं अपनी सराउंडिंग्स को, तो उनकी विजन काफ़ी बेटर होती है। फील्ड इफेक्ट्स के बारे में आपने चेक करना, विजुअल फील्ड्स कन्फ्रंटेशन से भी हो जाती है। हम लोग फिर उनकी हम फ्री के उसकी 32 विजुअल फील्ड उसका कर देते हैं, 32-T, या फिर हैंड डिस्क पेरीमीटर के साथ भी कर सकते हैं। विजुअल फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमने अपने लिए उसके लिए देखना होता है कि हम उसको मैग्निफिकेशन कितनी ज़्यादा दे सकते हैं। रिकॉग्निशन, अच्छा हमने उनसे क्वेश्चन पूछने कि उनको फेस रिकॉग्निशन, अगर उसको स्कोटोमा है या उसकी बहुत ज़्यादा वीक आई साइट है तो वो फेस रिकॉग्निशन की कंप्लेंट कर देते हैं। क्लासरूम में अगर बच्चे का स्कोटोमा का इशू है तो जब टीचर कह देती हैं पेज नंबर 25 निकाले, बच्चे को नज़र ही नहीं आ रहा 25 है किधर लिखा हुआ, तो ये कंप्लेंट्स आ जाती हैं, या राइटिंग की कंप्लेंट्स आ जाती हैं, बोर्ड नज़र नहीं आ रहा। प्रेफर्ड रीडिंग मटेरियल कि वो आपका पेशेंट आपको क्या बता रहा है, वो क्या रीड करना चाह रहा है,
क्या वो स्कूल गोइंग बच्चा है, उसके लेटर साइज बड़ा है या छोटा है, या वो रिसाइटेशन करना चाह रहा है या न्यूज़पेपर देख रहे हैं, उसकी प्रेफर्ड रीडिंग क्या है, बुक प्रिंट्स हैं, स्टेयर्स इशू हैं, क्योंकि कंट्रास्ट समटाइम्स कंट्रास्ट सेंसिटिविटी अगर वीक है कैटरेक्ट की वजह से, कुछ और न्यूरल डिसऑर्डर्स हैं उसकी वजह से उसका कंट्रास्ट वीक है, तो उस पेशेंट को कंप्लेंट होगी स्टेयर्स में, या उसके ऑब्स्टिकल्स टू ट्रैवल है, जॉब रिलेटेड कंप्लेंट्स हो सकती हैं, कलर विजन डिफेक्टेड होता है और में इलेक्ट्रिशियंस होते हैं उनको वायर्स के कलर्स ही नज़र नहीं आ रहे होते हैं, या फिर कलर्स का इशू लैब के जो लैब में काम कर रहे थे उन लोगों को भी इशू आ रहा होता है। अपेरेंटली तो ये नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे पास तो हैं ऐसे लोग। अम, फिर हाउस होल्ड कंप्लेंट, जब फीमेल हैं उसने हाउस होल्ड काम करने हैं और शी हैव कलर विजन या रिड्यूस उसके कंट्रास्ट है, तो रिड्यूस कंट्रास्ट वालों को तो ये कि हम लोग हाई कंट्रास्ट का कहते थे, अब हाई कंट्रास्ट डार्क कलर्स के मसाले और ये सारा कुछ रखें, लेकिन आपको काउंसलिंग करनी पड़ती है इन पेशेंट्स की बहुत ज़्यादा। टीवी नहीं नज़र आ रहा है, कंप्यूटर नहीं नज़र आ रहा है, तो कंप्यूटर्स के तो हमारे पास वो वर्जन्स हैं सारे जार्स और ये सारा कुछ साथ इलाज करके देख सकते हैं, टीवी के करीब जाके देख लें। तो आपने उनसे पूछ के कि उनकी कंप्लेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग टू उसको गाइड करना होता है। जी, सारा करने के बाद आपने उनकी जनरल इलनेसेस के बारे में पूछना होता है कि उसको कोमोर्बिडिटीज़ नहीं है, डायबिटिक तो नहीं है, हाइपरटेंशन, ट्यूबरकुलोसिस, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस के लिए जब ये लोग एंटी ट्यूबरकुलस ट्रीटमेंट लेते हैं उसके साथ इनकी थोड़ा सा विजन डिक्रीज हो जाती है और उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसी तरह से क्लोरोकिन और बहुत सी दूसरी डिजीज़ मेडिसिन हैं सॉरी, जिनकी वजह से विजुअल एक्टिविटी पेशेंट्स की डिक्रीज हो जाती है। टॉक्सिसिटी की हिस्ट्री, कोई पेशेंट ने कोई ओवरडोजिंग तो नहीं की हुई, कोई मेडिसिन उसने बहुत ज़्यादा यूज़ कर ली हो, जैसे हमारी इवन ड्रग इंड्यूस ग्लोकोमा है, ड्रग अब्यूजेस हैं हमारे पास, ऑकुलर या मेडिकल हिस्ट्री, सर्जरी, लेजर्स अगर किसी के हुए हुए हैं, और फिर हर तरह की उसने कोई जो भी ट्रीटमेंट उसकी सर्जिकल या मेडिकल इसकी हिस्ट्री है आई से रिलेटेड, आपने वो इंक्वायर करना है। फिर उसकी जॉब के बारे में इंक्वायर करना है। जॉब में ये है कि अगर तो पेंट वगैरह कर रहा है तो लाइम बर्न के चांसेस हैं, अगर नहीं हुआ हुआ है तो फिर तो उसको आपने काउंसिल करना है कि जिस तरह से शील्ड्स आपने यूज़ करनी है, लेकिन अगर हो गया हुआ है उसके बाद तो लो विजन की पेशेंट बन के ही आपके पास आ रहा होता है। लेकिन अगर आपके सराउंडिंग में कोई ऐसे लोग हैं जो पेंट विदाउट शील्ड्स कर रहे हैं या वेल्डिंग विदाउट प्रोटेक्टिव गियर्स कर रहे हैं, तो उनका आप लोगों ने काउंसिल करना होता है। हम सारा हिस्ट्री हो गई उसकी, सब कुछ असेसमेंट भी हो गई, उसके बाद हमने पेशेंट की एग्जामिनेशन करनी है कि पेशेंट की विजुअल एक्टिविटी से, तो विजुअल एक्टिविटी के लिए हमारे पास डिफरेंट चार्ट्स हैं। बेरली लोवी लॉकमा चार्ट है, तीन ब्लूम चार्ट है, स्नेलन्स एक्टिविटी चार्ट है, एंड लिया चार्ट है। लिया चार्ट के फिर आगे से बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। तीन ब्लूम चार्ट जो है ये हम लोग 10 फीट्स पर भी देख सकते हैं, 5 फीट पर भी लेकर आ सकते हैं। ये LVRC के जो चार्ट्स हैं उनको हम 4 मीटर, 2 मीटर और 1 मीटर पे लेकर आ सकते हैं। तो इन सारे चार्ट्स में ये बेटर होता है कि आप बिल्कुल 1 फीट तक भी पेशेंट के पास लेके जा सकते हैं। विजुअल एक्टिविटी हमने इसमें से मेजर करनी होती है, क्योंकि इसी विजुअल एक्टिविटी के ऊपर हम लोग डिपेंड करते हैं कि आगे हमने कैलकुलेशन ऑफ मैग्निफिकेशन किस तरह से करनी है। रिफ्रैक्शन ऑफ लो विजन पेशेंट, हमने पहले उसकी ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन करनी होती है। ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन में हमारे पास रेडिकल रेटिनोस्कोपी भी आती है, ऑफ एक्सिस रेटिनोस्कोपी भी आ जाती है कि हमें पेशेंट का एक तो या मीडिया क्लियर नहीं होगा या कोई भी रीज़न हमें वो नज़र नहीं आ रहा, तो पेशेंट के करीब जाकर उसकी रेटिनोस्कोपी करें, दिस इज़ रेडिकल रेटिनोस्कोपी, या ऑफ एक्सिस रेटिनोस्कोपी करें, और उसकी रीडिंग जो भी इसकी रीडिंग आई है उसके बाद नेक्स्ट एक टर्म यूज होती है ब्रैक्टिंग टेक्निक। तो ब्रैक्टिंग टेक्निक इज जैसे कॉमनली हम कहते हैं इट इज़ अ हिट एंड ट्रायल मेथड। आपने जितनी उसकी विजुअल एक्टिविटी है, जो आपको प्रिज्यूम्ड उसका नंबर है, उससे आपने, वैसे हम लोग रिफ्रैक्शन में 0.5 का डिफरेंस देख रहे होते हैं, 0.5 अप एंड डाउन जा रहे होते हैं उस पेशेंट को बेस्ट करेक्टेड विजुअल एक्टिविटी पर लाने के लिए। लेकिन ब्रैक्टिंग में ये लो विजन के पेशेंट्स में हम लोग हाई डायोप्टर्स का रेफरेंस रखते हैं, 1 से 2 डायोप्टर का, और फिर उसको स्लोली उसको इम्प्रूव कर रहे होते हैं कि जहाँ पर कहाँ पर उसको जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस, जहाँ पर लाइक अगर उसकी पूरी LVRC की लाइन में उसको एक भी लेटर नजर आ गया तो हम उसको नंबर प्रिस्क्राइब कर देते होते हैं।
नियर विजन के जो चार्ट्स हैं उसमें हमारे पास बेली लोवी चार्ट्स आते हैं, एमएन रीड चार्ट्स आते हैं, जेगर चार्ट्स आते हैं, लेकिन जो नियर विजन के एग्जामिनेशन का जो मेथड है उसमें आपने पेशेंट का पहले आपने उसकी रीडिंग स्पीड देखनी होती है कि पेशेंट की रीडिंग स्पीड कितनी है, दूसरा वो कितने लेटर्स पर मिनट पढ़ सक रहे हैं, और उस लाइटनिंग के साथ उसके कितने उसके डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो ये सारा कुछ आपने जब उसका पेशेंट को एग्जामिन कर रहे हो तो ये सारा कुछ नोट करना होता है साथ साथ। कंट्रास्ट सेंसिटिविटी के लिए पहले रॉबसन चार्ट है, लिया के हाइडिंग हेडी चार्ट्स हैं, फिर लिया के बीच फ्लिप चार्ट्स आते हैं। इसको हम 3 डिफरेंट रीडिंग्स लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने साथ में आपको नजर आ रहे हैं चार्ट स्क्रीन के ऊपर कि रीडिंग अगर आप ये CNH तक रीड कर सक रहा है तो आपकी CNH की रीडिंग यहाँ पर इसमें दी हुई है इन्होंने। अच्छा, लेकिन हम लोग जो अपना उसका ग्राफ बनाते हैं उसमें ये करते हैं कि हम 3 डिफरेंट रीडिंग्स लेते हैं, 3 डिफरेंट उसके ऊपर, लाइक अगर पेशेंट ने 1 मीटर पे उसकी विजुअल एक्टिविटी कंट्रास्ट सेंसिटिविटी चेक करते हैं, फिर 2 मीटर पे करते हैं, फिर 3 मीटर पे करते हैं, और फिर उसका ग्राफ बनाते हैं 3 डिफरेंट रीडिंग्स पे, डिफरेंट डिस्टेंसेस पे लेकर उसका ग्राफ बनाया जाता है, और उसमें फिर उनकी सीन एरिया और नॉन सीन एरिया को देखते हैं, उसका कंपैरिजन करते हैं विजुअल एक्टिविटी के साथ कि उसकी डिपेंड करता है कि उसकी विजुअल एक्टिविटी बेटर है या उसका कंट्रास्ट सेंसिटिविटी अफेक्टेड है। फिर अकॉर्डिंगली पेशेंट को गाइड करना होता है। कलर विजन के लिए हम लोग प्रिसीजन 16 FM एफ फॉन्ट्स और D15 ये तो इन्होंने आपने मैच करना होता है पीछे कलर के साथ, और इशारा प्लेट में नंबर लिखे हुए हैं, हमने उनकी कलर विजन चेक करनी है कि पेशेंट की कितनी उसकी कलर विजन कैसी है। कैलकुलेशन ऑफ मैग्निफिकेशन, कलर विजन, विजुअल फील्ड भी हो गया, कलर विजन हो गया, सारा कुछ हो गया। उसके बाद हमने मैग्निफिकेशन पेशेंट की करनी है। Description of low vision aids needs calculation of magnification. As magnification is broad term, it has several definitions according to its application. Like commonly used in low vision are relative distance magnification, relative size magnification, angular magnification, and real image magnification. Relative distance magnification में क्या है कि this is enlargement that results from a reduction of the object viewing distance. अगर हमारा ऑब्जेक्ट दूर है तो वो हमें डेफिनेटली स्मॉलर नजर आएगा। और जिस तरह से बच्चे आते हैं हमें कंप्लेंट करते हैं कि जी हमें बोर्ड नजर नहीं आता, तो हम उनको यही कह रहे होते हैं कि आप उसके करीब जाकर बैठ जाएं। और बड़ी एज के लोग आ रहे हैं जो कह रहे हैं हमें टीवी नजर नहीं आता, या किसी को पेपर नजर नहीं आ रहा, रीडिंग पेपर नजर नहीं आ रहा, तो उन्हें कहते हैं इसको अपनी आई के करीब कर लें। तो दिस इज एक्चुअली द रिलेटिव डिस्टेंस मैग्निफिकेशन। हम उनका डिस्टेंस कम कर देते हैं, लेटर का जो इमेज है रेटिना के ऊपर डेवलप होगा तो वो बड़ा डेवलप होगा। रिजल्ट ऑफ रिड्यूसिंग द ऑब्जेक्ट व्यूइंग डिस्टेंस इज टू इंक्रीज एंगुलर सबटेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द प्यूपल एंड प्रोड्यूसेस लार्ज इमेज ऑन द रेटिना। रिलेटिव साइज मैग्निफिकेशन, इसमें आपने सिंपली लेटर का या उस चीज़ का साइज बड़ा कर देना है जो पेशेंट के लिए विजिबल नहीं है उस नॉर्मल साइज में। डबलिंग द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट मेक्स द इमेज ऑफ on the retina twice as larger, creating 2x magnification. This form of magnification is usually limited about 2.5x because of the physical limitations of enlargement of an object. Definitely हम हर चीज़ को तो इतना enlarge नहीं कर सकते हैं, तो इसमें लिमिटेशन आ जाती है 2 टाइम्स तक, 2x तक। इसका फॉर्मूला ये है, रिलेटिव साइज मैग्निफिकेशन MS is S is the enlargement of print size and S dash is the size of original print. आपका प्रिंट साइज बड़ा हो जाएगा तो रेटिना के ऊपर इसका इमेज भी बड़ा होगा और पेशेंट के लिए वो विजिबल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक क्या ट्रांसवर्स enlargement, this enlargement is achieved by projecting or electronically changing an image so that the new image has increased angular substance at the eye. उसका जो एंगल है हम इसको इलेक्ट्रॉनिकली इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि हम पहले तो उसका साइज इंक्रीज कर रहे हैं या उसको करीब लाकर उसका एंगल बढ़ा रहे हैं। इसमें हम इसको इलेक्ट्रॉनिकली कर लेते हैं। enlargement of the image is measured directly by dividing the image height measured from the screen by the ओरिजिनल ऑब्जेक्ट हाइट। जो ऑब्जेक्ट हमारा ये तो हमारे जो वीडियो मैग्नीफायर्स वगैरह ये वाला फॉर्मूला हमारा उसमें यूज होता है। हमारे पेज के ऊपर जो लेटर है जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज छोटा है, लेकिन जो हमारा वीडियो मैग्नीफायर है वो उसको 9 टाइम्स तक इंक्रीज कर सकता है इसके साइज को। So this form of electronic enlargement usually allows longer working distances to be utilized.
नेक्स्ट है एंगुलर इनलार्जमेंट, और ये टेलीस्कोप्स के इनलार्जमेंट के बारे में है कि दिस इज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज थ्रू द ऑप्टिकल सिस्टम ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन व्यू डायरेक्टली। तो हम जो टेलीस्कोप्स यूज करते हैं उसके साथ भी एंड यही है कि हमने एंगल सबटेंड जो करना है जो रेटिना के ऊपर वो एनलार्ज कर देना, वो बड़ा होगा। रूल्स कौन से हैं मैग्निफिकेशन के? ये कैसेनबम रूल है प्रायर टू 1980s। estimates of required magnification for reading were calculated from visual acuity alone। ये नियर रीडिंग की बात हो रही है कि पहले डिस्टेंस विजुअल एक्विटी के साथ ही उस एक बार सिर्फ विजुअल एक्विटी डिस्टेंस ले लेते थे, उसी में नियर के भी करेक्शन दे रहे होते थे और उसी को डिस्टेंस के लिए भी यूज कर रहे होते थे। Third point है the reciprocal of the distance visual acuity was taken as the value of the near addition in diopters. For example, distance visual acuity was 660. The predicted near addition was 10 diopters. In 1985, Lowy Kitchen and Bowman recommended the following formula for calculating magnification of the near. इसमें उन्होंने नियर एडिशन भी ऐड करती थी, सेम ही था प्रिंट साइज जो वो उसने रीड किया है और प्रिंट साइज जो वो रिक्वायर्ड है, यानी जो वो रीड करना चाह रहे, तो उनकी रेशो है और उसके बाद मल्टीप्लाई जो प्रेजेंट उसकी जो नियर वीकनेस है, लाइक इट्स फॉर दी पेशेंट्स अबव 40, उनकी जो नियर एडिशन ऐड होती है। कॉमनली यूज मेथड्स फॉर स्नेलन चार्ट, इसमें स्नेलन के लिए हम लोग कौन कौन से फॉर्मूलाज यूज कर सकते हैं? मैग्निफिकेशन, व्हाट द पर्सन कैन सी, तो हमारे पेशेंट की विजुअल एक्टिविटी है, एंड व्हाट द पेशेंट व्हाट द पर्सन वांट्स टू सी, या जो उसका गोल विजन है जो देखना चाह रहे हैं, उनका रेशियो ले लें। दिस कैन बी यूज फ्रॉम द डिस्टेंस, दिस कैन बी यूज फॉर डिस्टेंस एंड नियर मैग्निफिकेशन। नियर के लिए अलग से विजन लें नियर चार्ट्स के साथ, और डिस्टेंस के लिए अलग लें डिस्टेंस चार्ट्स के साथ, और फिर उनका रेशियो लें, आपके पास उसकी मैग्निफिकेशन आ जाती है। ये फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, वी ए अचीव divided by VA required. Commonly used method for logmark chart is if visual acuity measured in logmark notation is m is equals to 1.25 times n. Hence n is the number of steps. तो इसमें जितने steps आपने रीड करवाने हैं पेशेंट को, उससे आपने इसको जो उसने रीड कर लिया, जो उसके रिक्वायर्ड है, वो आपने काउंट कर लेने कितने स्टेप्स हैं, उनको आप इसमें अपने अलजेब्रिकली इसको ऐड कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है इसको। 1.25 times 5 is equals to 3x. Like if the patient wants to read 0.6, नहीं वो रीड कर रहा है 0.6 and wants to read 0.1, तो उसके बीच में 5 लाइन्स का डिफरेंस है और 3x उसको मैग्निफिकेशन चाहिए होगी। ये यहाँ पर कन्वर्जन चार्ट हैं, यहाँ पर देख लें विजुअल एक्टिविटी के स्नेल फ्रैक्शन से 20 फीट से 6 मीटर में, और फिर डेसिमल रेजोल्यूशन और लॉग मार्क की रीडिंग्स इसमें लिखी हुई है। अच्छा, इसमें ये देखें, ये मैं आपको दिखा देती हूँ, 0.6 ये है और हमारा रिक्वायर्ड ये था, तो 1 2 3 4 5, ये वाला 5 हम थे। नेक्स्ट इज फ्लो चार्ट फॉर विजन असेसमेंट फॉर रीडिंग। हमने पेशेंट का रीडिंग गोल देख लेना है, पेशेंट रीड क्या करना, ठीक है। फिर उसकी रीडिंग रेट, अब वो रीड किस स्पीड से कर रहे हैं। अगर नॉर्मल रीडिंग स्पीड है तो वो 160 वर्ड पर मिनट है, लो विजन वालों के लिए 80 वर्ड पर मिनट भी काफ़ी होती है। एक्विटी रिजर्व क्या है? एक्विटी रिजर्व ये है कि हमारे पास पेशेंट आया है और उसका गोल जो है वो मैं एन में ही बता देती हूँ, एन नोटेशन में, वो N8 रीड करना चाह रहे हैं, ये उसकी गोल विजन है। लेकिन आपने एक्विटी रिजर्व के लिए, क्योंकि वो जस्ट उसकी N8 की लाइन वो जस्ट उसने रीड किया, जस्ट जिसको जस्ट नोटिसेबल विजन कहते हैं, उसने जस्ट नोटिस किया कि अच्छा यहाँ पे कोई कुछ लिखा हुआ है, इस हार्डली उसको रीड कर सकते। इम्प्रूव तो वो N8 तक हम उसको करेंगे, लेकिन हम करेंगे ताकि वो N6 रीड कर सके। दिस थिंग इज कॉल्ड एक्विटी रिजर्व। उससे ये होता है कि वो फिर इजीली रीड कर सकता है N8 को, कि हमारे मैग्निफिकेशन से उसको N8 बस थोड़ा सा विजिबल हो गया, जी जी मुझे यहाँ पे कुछ नजर आ रहा है, लेकिन फिर हम उसकी ऑप्टिकेशन हाई करेंगे जो उसकी रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा, सो दैट कि वो N6 उसको विजिबल हो जाए, जस्ट नोटिसेबल लाइन उसकी N6 होनी चाहिए, फिर वो N8 को इजीली रीड कर सकेगा। इल्यूमिनेशन इफेक्ट्स आपने देखने हैं कि लाइट ऑन करने से उसकी या एक्स्ट्रा इल्यूमिनेशन से पेशेंट की विजन इंप्रूव हो रही है कि डिक्रीज हो रही है। और अगला है कि एक्सपेक्ट ईवीडी और ईवीपी
उसकी कैलकुलेट करनी होती है कि उसको रीडिंग डिस्टेंस कितना देना है, रीडिंग पावर क्या करनी है, कौन सी देनी है, तो वो हम लोग ईवीडी ईवीपी से कैलकुलेट कर लेते हैं। इसमें हमने एस्टैब्लिश पेशेंट स्पेसिफिक रीडिंग गोल, दैट इज प्रिंट, देखना है कि कौन सा पेशेंट रीड करना चाह रहे हैं। डिफाइन गोल्ड रीडिंग रेट, आपने देख लेना कि करना चाह रहे हैं। अगर कोई रिसाइट करना चाह रहा है पूरा पेशेंट, मतलब कुरान पाक पढ़ना चाह रहे हैं, तो उसको जरा उसका रीडिंग रेट थोड़ा सा बेटर होना चाहिए। और अगर सिर्फ एक बंदा सिर्फ उसने प्राइस टैग देखना है तो उसको उसको ज्यादा लॉन्ग रीडिंग की जरूरत नहीं है. देयर इज अ डिफरेंस ऑफ मैग्निफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द पर्सन हु वांट टू रिसाइट और द पर्सन हु वांट्स टू जस्ट look at the price labels. The magnification required for a particular task depends not only on the print size of the goal task but also on the reading rate. Reading rate of a normal person is 160 word per minute. Low vision patients are slower. That is required is 80 word per minute for passage reading and 40 word per minute for price labels. तो अब देखिए जिसने 80 वर्ड पर मिनट रीड करना है उसको मैग्निफिकेशन की अलग जरूरत होगी और 40 वर्ड पर मिनट वालों को डिफरेंट मैग्निफिकेशन लो मैग्निफिकेशन की जरूरत होगी एज कम्पेयर टू 80 वर्ड पर मिनट वाले की. तो हमने उसकी थ्रेशोल्ड प्रिंट साइज उसकी रिक्वायर्ड थ्रेशोल्ड प्रिंट साइज उसकी डिटरमिन करनी है और फिर उसके बाद रिक्वायर्ड रीडिंग रेट देखना है और डिफरेंट इल्यूमिनेशन के अंदर उसको कैलकुलेट करना है. इक्विवेलेंट व्यूइंग डिस्टेंस एंड EVP, इक्विवेलेंट व्यूइंग पावर क्या है? Magnification of the retinal image for reading can be provided equally well by physically enlarging the print. अगर पेशेंट को नजर नहीं आ रहा है नॉर्मल प्रिंट, हम प्रिंट इनलार्ज कर सकते हैं. हमने देखा था 2.5x तक हम इनलार्ज कर सकते हैं, दैट इज रिलेटिव साइज मैग्निफिकेशन. और बाय डिक्रीजिंग द व्यूइंग डिस्टेंस हम इसको जितना वो इजीली करीब कर सकते हैं उसको करीब करने के लिए बोल सकते हैं विद अप्रोप्रिएट ऑप्टिकल करेक्शन. और उसकी रिलेटिव डिस्टेंस मैग्निफिकेशन भी कर सकते हैं और बाय कम्बिनेशन ऑफ टू मेथड्स, और इन सबको कंबाइन भी कर सकते हैं. So to calculate the required distance of the following formula required, EVD is equals to required threshold print size. जो पेशेंट देखना चाह रहा है वो प्रिंट, करंट थ्रेशोल्ड प्रिंट साइज जो उसने रीड कर लिया है वो मल्टीप्लाई करंट EVD जिस उस EVD पे उसने उसको रीड किया है. So if patient vision is 3M at 30 centimeter wants to read 1 meter print, ये सारा आगे कैलकुलेटेड लिखा हुआ है, आप थोड़ी देर के लिए देख लें, फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाते हैं. सारा मैथमेटिकल है. अच्छा, add power method. Add power method है if the patient is reading 3M at 40 centimeter क्योंकि and wants to read 1M and is presbyopic, then इसमें हम लोग इसका presbyopic नंबर भी ऐड कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 2.5 के साथ. सेम है जो हमने पहले डिस्कस किया था कि जिनकी एज ज़्यादा होती है 40 से, उनको आपकी अब अगर उसकी एज कम है तो 2.5 उसको नहीं करना, फिर उसको 1 भी ऐड कर सकते, 1 साथ जितनी उसकी रिफ्लेक्टिव करेक्शन उस एज के साथ होगी वो ऐड करनी है, इसमें मल्टीप्लाई करनी है, सॉरी. आगे डिवाइसेस कौन कौन सी देनी है और कौन कौन सी डिवाइसेस हैं. तो लो विजन डिवाइसेस जो हैं वो हमारे पास 3 टाइप्स की हैं, ऑप्टिकल है, नॉन ऑप्टिकल है और इलेक्ट्रॉनिक हैं. ऑप्टिकल डिवाइसेस which improves or enhances residual vision by magnifying the image of the object is called low vision aid. तो ऑप्टिकल LVDs हमारे पास कौन कौन सी हैं? When conventional lenses do not provide required visual range, aids that have optical properties capable of promoting better visual performance through lenses are indicated. Types of optical aids for distance, intermediate and near are given ये आगे आ रही है. Telescopes जो हैं, telescope is an optical instrument that improves the resolution of an object by increasing the size of the image projected on the retina. जो आपको image जो real object का है वो enlarge हो जाता है. आप ये देख सकते हैं आपका रेटिना पे इमेज enlarge बन रहा है तो आपका ब्रेन उसको इंटरप्रेट कर देता है. यहाँ पे तो इन्वर्टेड है, ब्रेन इंटरप्रेट कर देता है और आप they are able to see. अच्छा, telescopes are for spotting एंड स्ट्रीट साइंस देख रहे हैं, कुछ थोड़ी देर के यूज के लिए होते हैं. इसमें आप इसको लेके फिरना, आपने कभी पेशेंट को एडवाइस नहीं करा तो कि आप इसको लेके बस फिरना शुरू कर दें, क्योंकि इसमें इसकी लिमिटेशन है कि पेशेंट कैन नॉट जज. एक तो अगर मोनोकुलर टेलीस्कोप दिया है तो डेप्थ परसेप्शन ऑलरेडी कम हो गई है. दूसरा एक बड़ा सा इशू ये आ जाता है उसको चीज़ें बहुत ज़्यादा करीब नजर आ रही होती हैं. तो दे कम विद द कंप्लेंट्स के हमारे पास जब पेशेंट आता है तो
मैक्सिमम हम लोग उसको 40-45 मिनट्स दे रहे होते हैं। बट जब वो डिवाइस घर लेके जाता है, फिर जब वो आपके पास वापस कंप्लेंट्स के साथ आते हैं, तो वो मोस्टली यही कंप्लेंट कर रहे होते हैं कि या तो हम इसको यूज़ नहीं कर सक रहे हैं कि जी हाथ थक जाता है, या इसको लेके फिर रहे थे तो हमें वो लगा कि शायद चीज़ बहुत दूर है और वो करीब होती है। तो ये इश्यूज़ आ रहे होते हैं, अपने पेशेंट को गाइड करना होता है और एक बार नहीं गाइड करना होता, कई बार गाइड करना होता है। इसको लेके आपने फिरना नहीं है, ये सिर्फ स्पॉटिंग के लिए है। एक जगह पर बैठ के अगर आप बोर्ड देख रहे हैं, कोई चीज़ टीवी वगैरह देख रहे हैं, तब इनको यूज़ करें। टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप्स हमारे पास गैलीलियन है, केपलेरियन है और हैंड हेल्ड, स्पेक्टिकल माउंटेड और क्लिप ऑन टेलीस्कोप्स हैं। मोनोकुलर और बाइनोकुलर टेलीस्कोप्स हैं। फिर सबसे इजी जो होती हैं बाइनोकुलर टेलीस्कोप्स होती हैं, या जो हमारी अम, जिनमें हैंड फ्री होते हैं, ये पेशेंट इनको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे होते हैं। लेकिन इनमें फिर यही लिमिटेशन आ जाती है कि ये 3.5x से इसमें नहीं आ रही होती हैं। हमारे पास जो अवेलेबल हैं इस वक्त, उनमें 3.5x से ज़्यादा नहीं आ रही थी। बाकी तो 10x तक हमारे पास टेलीस्कोप की रेंज होती है। नियर लो विजन एड्स में हाई प्लस स्पेक्टिकल्स आ जाते हैं, फॉन्डा ग्लासेस आ जाते हैं, एस्फेरिक ग्लासेस आ जाते हैं, हैंड हेल्ड मैग्नीफायर्स हैं, स्टैंड मैग्नीफायर्स हैं। टेलीस्कोप सिस्टम फॉर नियर है जो टेली माइक्रोस्कोप्स है, तो ये हमारी नियर की लो विजन एड्स आ जाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक में हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो वीडियो मैग्नीफायर्स हैं या सीसीटीवीज हैं, ब्लूटूथ कनेक्शन टू स्मार्ट प्रोजेक्टर्स है, लार्ज प्रिंट कंप्यूटर प्रोग्राम सच एज जूम टेक्स्ट, स्क्रीन रीडर्स सच एज वर्चुअल विजन एंड जॉस एंड कंप्यूटर टैबलेट्स। तो ये सारी सारी जो चीज़ें हैं दे आर यूज टू हेल्प द यूज द रिमेन्ड विजन। हमारे पास थोड़ी सी जो विजन पेशेंट की रह गई होती है, हमने उसको एनहांस करना, तो उसको यूज करवाना होता है ताकि वो अपनी एग्जीक्यूशन कर सके अपने टास्क की। रिस्ट्रिक्शन ऑफ विजुअल फील्ड एंड इल्यूमिनेशन। अच्छा, इसमें लिमिटेशंस जो हैं, आपका विजुअल फील्ड रिस्ट्रिक्ट होता है, इल्यूमिनेशन की रिस्ट्रिक्शंस हैं, डिफिकल्टी इन लोकेटिंग एंड फोकसिंग ऑन ऑब्जेक्ट्स क्विकली। थोड़ा सा टाइम लगता है कि वो जिस तरह से हम लोगों का विजुअल फील्ड ज़्यादा बड़ा है, जब आप टेलीस्कोप में से देखेंगे तो विजुअल फील्ड आपका छोटा कम रह जाता है, फिर आपको फोकसिंग करने में थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो गुड ट्रेनिंग एंड कोऑर्डिनेशन इज एसेंशियल। एंड आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी था। आप लोग अगर कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं तो जी। मुझे तो यहाँ पे इन बेस्ट डिजीज आरपी इज अफेक्टेड आइदर कोन्स और रॉड्स अफेक्टेड टू। इफ यस देन व्हाई पेशेंट्स डू नॉट हैव प्रॉब्लम इन डे विजन। अच्छा, चैट बॉक्स में आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है? हाँ जी, वो मैंने ओपन कर लिया, मैंने अभी तक ओपन किया हुआ था। बेस्ट डिजीज में उसको क्या इन्होंने नाइट विजन, उसकी कलर विजन अफेक्टेड है और नाइट विजन इनकी अफेक्टेड नहीं है, इनकी तो रॉड्स नहीं अफेक्टेड हैं, ठीक है। आपकी कलर विजन अफेक्टेड है बेस्ट डिजीज में। तो अगर कलर विजन अफेक्टेड है तो कौन उसके अफेक्टेड है, अगर उसकी रॉड्स अफेक्टेड हो तो उसकी नाइट विजन अफेक्टेड होती है। दूसरा डिफरेंस बिटवीन ग्लेयर सेंसिटिविटी एंड फोटोफोबिया। फोटोफोबिया जो है वो आपका पेशेंट लाइक आइज को क्लोज कर देगा, ठीक है। वो जो ग्लेयर है, हाँ ठीक है, ग्लेयर में भी उसकी शेड्स बन रही हैं, उसकी क्या बताऊँ, किस तरह से बताऊँ, ग्लेयर सेंसिटिविटी इट्स ग्लेयर। अभी ग्लेयर इज उसको एक स्टार बस्ट उसको नजर आएगी हर चीज के ऊपर, ठीक है। और जिस तरह से हम लोग एक क्लियर मार्जिन्स नजर आ रहे होते हैं हर चीज की, वो नजर नहीं आते मोस्टली। जो नाइट ड्राइवर्स हैं, आप जो लोग रात के वक्त ड्राइव करते भी होंगे बारिश में, जब जो सड़क पे पेट्रोल हो रहा था, लॉन्ग ड्राइव की बात कर रही हूँ, तो वो भी आपकी गाड़ी की स्क्रीन पे आ रहा होता है। और उसके बाद फिर जब आप किसी की लाइट्स को देखते हो तो वैसे बिल्कुल बहुत ज्यादा फैली फैली सी नजर आती हैं, वो आपकी ग्लेयर सेंसिटिविटी है। या अगर दूसरी तरफ से गाड़ी आ रही है और वो आपकी हेडलाइट फुल दे देते हैं, और तो फिर जो आपको ग्लेयर सेंसिटिविटी होती है, वो उन पेशेंट्स को जो नॉर्मली जिनकी ग्लेयर सेंसिटिविटी है, वो नॉर्मल लाइफ में कंप्लेंट उनको नॉर्मल लाइट से भी ये हो रही होती है। और फोटोफोबिया जो है ये भी आपकी ग्लोबोमा में पेशेंट जो है वो उसकी के ऊपर जो कंस्ट्रिक्ट नहीं हो सक रहा है, इस वजह से उसको फोटोफोबिया का इशू आ रहा है। तो ये फोटोफोबिया और ग्लेयर सेंसिटिविटी में थोड़ा सा ये डिफरेंस है। और कोई क्वेश्चन है? अच्छा, मुझे तो फिलहाल यही नज़र आ रहे हैं, अगर कहीं और से देख लेते हैं।
जी आवाज आ रही है मैम? जी मुझे आ रही है, लेकिन मुझे इस वक्त स्क्रीन पे यही 2 क्वेश्चन नजर